नमस्कार, आदाब। मैं इंतजाम वहीदी, आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंद। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। टिकट लेने वालों की होड़ लगी हुई है, टिकट करने वालों में बेचैनी है। वहीं कई दिग्गज नेता पार्टी से बागी तेवर भी अख्तियार कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं सीपीआई की दिग्गज नेत्री शगुफ्ता ताजवर, जो कि पूर्व में सीपीआई में थी और अब वो दल से किनारा कर चुकी हैं। उन्हीं से जानेंगे क्या समीकरण देख रही वो किस तरह से चुनावी आकलन कर रहे हैं। स्वागत है शगुफ्ता जी हमारे चैनल वन इंडिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया वन इंडिया का और इनके तमाम दर्शकों का। शगुफ्ता जी, आप देख रही हैं कि जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, दल बदल भी शुरू है, नेता पार्टी से बागी रुख भी अख्तियार कर रहे हैं, उसमें से एक आप भी शामिल हो गए। नहीं, मैंने चुनाव की पहले ही बागी रुख नहीं कहिए, बल्कि कहिए कि खुद को थोड़ा पार्टी से किनारे कर लिया था और टिकट से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अभी जो हम देख रहे हैं, आज का समीकरण चल रहा है, वो ये कि जो टिकट के महत्वाकांक्षी कैंडिडेट थे, उनको उनका सीट ना मिल पाना या पार्टी में उनको लग रहा है कि उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो वो लोग दल बदल की राजनीति कर रहे हैं। मैं इन सबसे परे हूँ, इसलिए कि मैंने 2 महीना पूर्व ही सीपीआई छोड़ दिया। कारण मेरा पर्सनल है। जो चीजें मुझे लगता है कि जहाँ आपकी पॉजिटिव एनर्जी नष्ट हो रही हो, तो या फिर आप किसी राजनीति का शिकार हो जाए, उससे पहले खुद को किनारा कर लेना मुझे बेहतर लगता है। ये मेरी पर्सनल राय है। क्योंकि अभी आप देख रही हैं कि सीटों पर जो है दावेदारी सब उम्मीदवार प्रत्याशी अपने अपने मुताबिक करने लगे हैं। जिन्होंने तो नामांकन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन गठबंधन चाहे एनडीए हो या महागठबंधन हो, दोनों में अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। इसी क्रम में आप क्योंकि बेगूसराय संसदीय क्षेत्र से हैं, तो यहाँ देखें आप सीपीआई की पूर्व नेत्री रही हैं और सीपीआई में सीटों को लेकर असमंजस हो चुका है। बछवाड़ा से फरीदास को मिल रहा है, तो वहां सीपीआई उम्मीदवार यहाँ मटियानी से नाम भोगो सिंह का चल रहा है, तो यहाँ भी दावेदारी चल रही है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं गठबंधन में असहजता महसूस हो रही है। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब चुनाव का समय आता है, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से तैयारी करती हैं। कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जो पूर्व में रहे हैं, उनकी भी अपनी एक कह सकते हैं कि सांगठनिक प्रतिबद्धता होती है, उनकी कार्यकर्ता को लेकर के उनका एक अपना मनोबल होता है। प्रेशर पॉलिटिक्स तो शुरू से होती आई है। दावे होते आए हैं कि ये मेरी परंपरागत सीट है या यहाँ मेरा वर्चस्व है, तो हमको मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो पूरे मुल्क के हालात हैं, उसमें बिहार की राजनीति बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम लोगों ने शुरू से देखा है कि जब-जब देश की सियासत पे खतरा आया है, तो बदलाव की राजनीति बिहार से शुरू हुई है। तो आज की ज़रूरत ये है कि हमें प्रेशर पॉलिटिक्स से बाहर निकल कर कुछ ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सीट ला सकें, महागठबंधन की सरकार बना सकें, क्योंकि आज ज़रूरत है राजनीति में जो एक पूरी तरह से बदलाव की, परिवर्तन का समय है। तो यहाँ किसी सीट को लेकर के ज़िद करने से बेहतर है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये मेरी राय है कि हम उस कैंडिडेट को उस सीट पे लड़ने दें, जिससे संभवतः सीट हमारी बची रहे और जीत सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि अभी मायने रखता है परिवर्तन, अभी मायने रखता है संविधान की रक्षा, अभी हमारे लिए ज़रूरी है जो बिहार की पहचान है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, और इन सब के लिए महागठबंधन का जीतना ज़रूरी है। तो जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं, जिस भी पार्टी के हैं, तो हमें चाहिए, लास्टली मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से भी यही कहूँगी कि अपनी ज़िद छोड़ करके, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जो भी दल हैं, उन्हें उन उम्मीदवार को वहाँ उतरने देना चाहिए, जिनके उतरने से जीत सुनिश्चित हो जाए। आपने कहा कि महागठबंधन की जीत सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवार को उतारने देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो जिद के बाद अड़ी हुई है और अभी तक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी देखिए जनसुराज ने टिकट फाइनल कर दिया, मतलब 51 ही लोगों का दिया, पहली सूची तो जारी कर दी, लेकिन अभी ना महागठबंधन में हुआ ना एनडीए में हुआ। और रही बात इस समीकरण की, तो जिस तरह से आप एनडीए महागठबंधन के ही उम्मीदवार आपस में लड़ने के लिए तैयार, आपने देखा होगा एक 2 सीट पर एक जगह पे सीपीआई के नेता हैं, वो भी विधायक रहे हैं, और दूसरा जो है कांग्रेस के भी नेता हैं, वो भी विधायक रहे हैं। तो वहां पर उन्होंने नामांकन की तारीखों का भी ऐलान कर दिया। इसी तरह से बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में मटिहानी से भोगो सिंह ने ऐलान कर दिया है, जबकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है और दावेदारी जो है सीपीआई का। तो इस तरह से के कदम से क्या महागठबंधन ही तो कमजोर हो।
देखिए, ये जो चल रहा है घटनाक्रम ये केवल महागठबंधन में नहीं चल रहा है। कमोबेश यही स्थिति हम लोग देख रहे हैं एनडीए में भी। आज कल तक के चिराग नहीं, पासवान एनडीए में देखिए सीटों की भागीदारी को लेकर मारामारी है, यहाँ तो सीटों की दावेदारी को लेकर सही मारामारी। कहा आपने कि कभी-कभी इंसान को थोड़ा-सा 2 कदम पीछे हट करके भी लंबे रेस के लिए दौड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। अभी ज़रूरत जो है वो है कि आप सीट को बचाने की जंग लड़ें। तो सीपीआई को हम मुझे ऐसा लगता है कि बछवाड़ा से अपनी ज़िद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जो इस समय और परिस्थिति है मटियानी पे मटिहानी का भी जो भूगोल गणित है उसको देखकर यही लग रहा है कि जीतने वाले कैंडिडेट के लिए अगर हम 2 कदम पीछे हट जाएँ, तो बेहतर है आप बड़े भाई की भूमिका में उनके साथ रहें, क्योंकि सीट बचाना ज़्यादा ज़रूरी है और इसलिए कहीं न कहीं थोड़ा-सा फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है, कहीं ज़्यादा करने के चक्कर में टूट ना जाएँ, इससे बेहतर है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाइए। देखिए, क्योंकि फ्लेक्सिबल हो जाइए, टूट ना जाए। तो आप पर भी ये लग रहा था कि चर्चा थी कि सगुप्ता निर्दलीय ही चुनाव लड़ लें, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने पहले ही भाप लिया था, अरे यार टिकट नहीं मिलेगा इसलिए छोड़ के? नहीं, नहीं, मैंने कभी प्रोफ़ाइल जमा ही नहीं किया। कभी किसी से मैंने कहा ही नहीं कि मुझे चुनाव लड़ना है, क्योंकि मेरा मानना है कि चुनाव कोई जनप्रतिनिधि नहीं लड़ता है, चुनाव जनता लड़ती है। और अभी मुझे नहीं लगता है कि मेरी जनता चुनाव लड़ने के मूड में मैं अपनी समर्थक जनता की बात कर रही हूँ और वैसे जो आपके समर्थक होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, उनकी तो उम्मीद रहती है आपसे, वो सोशल मीडिया हो या कहीं भी हो, अपनी अभिव्यक्ति तो कर ही सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं वो आपको फॉलो करते हैं, आपके लिए बेहतर देखना चाहते हैं या आपके तो रूप में वो एक बेहतर प्रतिनिधित्व खोजते हैं। तो लोगों के बीच में चर्चा चल रही थी, कई महीने से चर्चा थी कि मैं भी चुनावी मैदान में उतरूँगी। लेकिन क्योंकि मेरा मानना है कि पहले आप ज़मीन पर काम कीजिए। जिस दिन आपकी जनता को पूरी तरह लगने लगे कि आप तैयार हैं चुनाव के लिए और जनता तैयार हो जाए कि हाँ, चुनाव लड़ना है, तभी उतरिए। तो मेरे इस बार चुनाव लड़ने का मैंने पहले भी एक बाइट में कहा था कि जनता की पुकार। तो अभी परिस्थिति वो नहीं है, अभी मेरी चुनावी सफर की शुरुआत हुई है और मैं किसी भी कार्य को हड़बड़ी में नहीं करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि धैर्य के साथ जिस दिन परिस्थिति हमारे फ़ेवर में होगी, जनता की एक आवाज़ आएगी कि नहीं आपको चुनावी मैदान में आना है। जैसे जनता ने मुझे पार्षद के लिए चुना, मैं पार्षद के मैदान में आ गई। तो जिस दिन जनता अभी समय है बहुत ऐसा नहीं है कि कल रेस खत्म हो रहा है, रेस लंबा है। जिस दिन ऐसा जनता पुकारेगी उस दिन मैं आऊँगी, लेकिन फ़िलहाल ना मैंने कहीं अपना प्रोफ़ाइल जमा किया था, ना मैंने कोई तैयारी की थी। अगर मैं तैयारी करती तो मैं विधानसभा क्षेत्र को कम से कम घूम रही होती। मैंने अपने जो बेगूसराय सदर की विधानसभा क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र का दौरा एज़ ए कैंडिडेट आज तक नहीं किया। लोग कयास लगा रहे थे, आज भी लगा रहे हैं। मुझे आज भी कई लोगों का कॉल आया कि आपकी क्या भूमिका होगी? उनका मेरी भूमिका स्पष्ट है कि महागठबंधन से जो भी उम्मीदवार उतरेंगे, मैं उनके लिए खड़ी रहूँगी और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि महागठबंधन बेगूसराय जीते। एक चीज़ है, क्योंकि आप वाम दल से जुड़ी रही, तो वाम दल जो है इसमें एक मानसिकता बनी हुई है कि बहुत ही ज़्यादा तजुर्बेकार को ही नेतृत्व सौंपा जाए, युवाओं को नेतृत्व नहीं दिया जाए कि कन्हैया जो थे इसी वजह से किनारा कर गए। तो क्या ऐसा लगता है आपको? हाँ, बिल्कुल सही कहा। पार्टी में क्या हो गया है, जो मैंने रह के महसूस किया कि एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि एक ही लोग हैं जो लड़ते रहेंगे लोकसभा भी, विधानसभा भी, नए लोगों को अवसर नहीं दिया। जबकि आज की जो डिमांड है, चीज़ें डिजिटली सामने आ रही हैं, नई-नई सोच के साथ युवा सामने आ रहे हैं, तो युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए या पार्टी के लिए जो समर्पित कार्यकर्ता है, उसको मौका मिलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कैंडिडेट बदलना भी कभी-कभी बेहतर होता है और कुछ लोग जो मठाधीश बनकर गद्दी पर बैठ जाते हैं और फिर मतलब आजीवन पद ग्रहण कर लेते हैं, इससे बाहर निकलना चाहिए। ज़रूरत है हमें आज राजस्थान जैसे राज्य को देखने की, जहाँ जनता भी हर 5 साल पे सरकार बदल देती है, कैंडिडेट बदल देते हैं और हमारे यहाँ क्या है कि 20 साल तक एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर होता है। मुझे लगता है कि जो अभी की न्यू जनरेशन है जेन ज़ी जिसको कह रहे हैं, वो तो जब से पैदा हुई होगी नीतीश कुमार को याद कर रही है बिहार के चीफ मिनिस्टर के तौर पर। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, चीज़ें बदलनी चाहिए। क्योंकि गीता की अगर हम बात करें धर्म ग्रंथ है गीता, उसमें भी लिखा हुआ कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो परिवर्तन को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। अभी मौजूदा समीकरण में आप क्या देख रहे हैं?
परिवर्तन को एक्सेप्ट कर, क्या लगता है परिवर्तन होगा बिहार में? आपके गठबंधन दल जो थे उसमें अभी तक सीटों को लेकर असमंजस बनी हुई है, सहमति बनी नहीं पा रही है। कई कई सीटों पर तो राजद भी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, कांग्रेस भी उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, बाकी जगह पर तो वाम दल ठोक रहे हैं तो राजद ठोक रही है। मतलब एक तरह से कह लीजिए कि कुछ सीटें हैं उस पर खींचतान की है, वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। तो इसमें क्या लग रहा है आपको परिवर्तन? वर्चस्व की लड़ाई कभी कभी आपकी सत्ता को हाथ को स्लिप करने के लिए बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अभी चाहिए तमाम राजनीतिक दल को कि कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई से बाहर निकले। महागठबंधन जिस विज़न को लेकर इतने दिनों से काम किया, हम लोगों ने देखा कि हमारे लोकसभा विपक्ष के नेता जो हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है बिहार की। लगातार यात्राएँ की, सभा की। अच्छा, क्या आप मानती हैं कि राहुल गांधी का आपने जिक्र किया, तो आप क्या मानती हैं कि राहुल गांधी इस गठबंधन को बचाने के लिए कुर्बानी दे रहे हैं बहुत ज्यादा? दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। पिछली बार कांग्रेस 70 सीट पर लड़ी थी। अगर आज वो 55 सीट पर तैयार हो जाते हैं तो ये कुर्बानी नहीं है कि वो अपनी सीट को छोड़ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लोगों ने सही से समझा ही नहीं। राहुल गांधी ने हमेशा विजन दिखाया है। राहुल गांधी ने अपने जो चाहे उन्होंने यात्राएं की आपको कन्याकुमारी से लेकर जम्मू तक की, चाहे अभी हाल फिलहाल में जो भी की, उन्होंने अपने मेहनत से विपक्ष में रहते हुए भी एक नैरेटिव सेट किया, लोगों की मानसिकता को बदला, अपने प्रति सोच को बदला। और अगर उनके आज नेतृत्व में देखिए कि लोकसभा में जो पिछली बार की अपेक्षा इस बार बहुत अच्छी स्थिति में है विपक्ष। तो अगर उनकी जो विजन है उसको फॉलो करता है महागठबंधन, थोड़ी राजद अपनी तरफ से कुछ चीजों को छोड़े, थोड़ा वामदल एडजस्ट करे, थोड़ा कांग्रेस से कह सकते हैं कि नीचे आकर के भी अगर लड़ना पड़े तो लड़े, तो बिहार में परिवर्तन होगा। क्योंकि हमारे जो युवा हैं, हमारी जो मतलब अभ्यर्थी हैं अलग-अलग परीक्षाओं में तैयारी करने वाले, आपने देखा है कि हाल के दिनों में पटना की सड़कों पर किस पर लाठियाँ नहीं चली। अमीन पर चली, सीओ पर चली, दरोगा अभ्यर्थी पर चली, शिक्षकों पर चली, बीपीएससी के एग्जाम देने वाले जो अभ्यर्थी थे उन पर चली, तो सब त्रस्त हैं और सब परिवर्तन चाह रहे हैं। ये जो गठजोड़ की सरकार 20 साल से चल रही है, अब इससे लोग निकलना चाह रहे हैं। बस थोड़ा-सा सबको अपने-अपने तरफ से कह सकते हैं कि आपको कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। बदलाव ऐसा नहीं है कि एक आदमी के चाहने से आएगा। अगर महागठबंधन के सभी दल थोड़ा-थोड़ा सा झुके, तो बिहार बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप किस तरह से महागठबंधन में मुकेश सहनी की भूमिका को कैसा देखते हैं? कई जगह जो है लोग कह रहे हैं कि भाई साहब कभी पलटी मार देंगे। एक बात बताएं आपको, मुझे मुकेश सहनी की जो भूमिका हाथ से पद लगती है। कारण क्या बताते हैं? चुनाव हुआ नहीं, सरकार बनी नहीं, सीट आपको मिला नहीं, आपको सीट चाहिए तो डिप्टी सीएम। ये क्या है? यानी आप महागठबंधन में सिर्फ डिप्टी सीएम के लिए उन्होंने एक बयान भी दिया था कि आज जो है महिलाओं को आरक्षण दे दे केंद्र सरकार, तो मोदी के लिए जान भी न्यौछावर कर देगी। वो तो पहले भी एनडीए में रहे, वही महागठबंधन में है, सीटों की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बयान यही बात कर रहे हैं ना कि सबसे बड़ी भूल लोकसभा में तेजस्वी जी ने की और विधानसभा में भी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुकेश सहनी को मैं पूरे सहनी समुदाय से नहीं जोड़कर देती हूँ। पर्सनल मुकेश सहनी, आज विधानसभा में उनके पास एक भी सीट नहीं है, उनके तो विधायक टूट चुके हैं पहले ही। फिर भी वो दावा क्या करते हैं कि हमको डिप्टी सीएम चाहिए। किसी भी गठबंधन के दल का पहला प्रयास होना चाहिए कि मेरी सरकार बने, हम ज्यादा से ज्यादा सीट लाएं। जब हम सीट लाएंगे तभी तो हम किसी चीज की भागीदारी मांगेंगे। वो पहले ही एग्रीमेंट करने के लिए खड़े हैं कि डिप्टी सीएम दे दीजिए। वो पहले ही कहते हैं तो वो तो पहले भी एनडीए के साथ ही रहे हैं, तो हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। महागठबंधन में अगर विश्वास किसी पर किया जा सकता है तो वो है कांग्रेस, राजद और लेफ्ट। जो अच्छा, ओवैसी की पार्टी की भूमिका कैसी रहती है? ओवैसी तो बहुत ढोल नगाड़े के साथ गठबंधन में साथ आना चाह रहे थे, देखिए क्या मजबूरी हो गई कि महागठबंधन में साथ? ठीक क्या नहीं है, मेरी राय में। देखिए, महागठबंधन किसी धर्म की राजनीति से बाहर रहे तो बेहतर है। महागठबंधन किसी लोग कह रहे थे 2% वाले को साथ ले लिया, 18% वाले को ये डर था कि राजद का मुस्लिम वोट बैंक के तक नहीं, वो देखिए हर इंसान अपने हिसाब से सोच रहा है। मैं अपनी निजी राय बता रही हूँ कि 18% वाले राजद और कांग्रेस में भी अगर उनको अच्छी सीट की भागीदारी दीजिए तो वो करेंगे। आप सीट दीजिए, टिकट दीजिए। जरूरी नहीं कि हम ओवैसी जी की पार्टी से ही आके टिकट लें, हम राजद से भी टिकट ले सकते हैं, हम कांग्रेस से भी ले सकते हैं, हम लेफ्ट से भी ले सकते हैं। जितनी हमारी परसेंटेज होती है तो हमें हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। वो आप पे
एक अलग दल में जाकर के लिए ये जरूरी नहीं है। वैसे जी की राजनीति बड़ी मुझे समझ से बाहर होती है कि वो हमेशा धर्म की राजनीति करते हैं, जबकि बिहार में आते हैं वो तो धर्म का राग लाते हैं। हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद में उनकी पार्टी से कई दूसरे धर्म के भी लीडर्स विधायक हैं। तो आप बिहार में ही आकर आपको धर्म क्यों याद आ जाता है? आप हमेशा कुछ बयान दे देते हैं, उसके बाद माहौल बिगड़ जाता है। मेरा कहना है विकास की राजनीति कीजिए, मुद्दे की राजनीति कीजिए, जमीनी स्तर की राजनीति कीजिए। बिहार ने धर्म और जाति में अपना सब कुछ खो दिया, उससे अब ऊपर निकलने की जरूरत है। और ओवैसी जी की पार्टी को मैं नहीं समझती हूँ कि अभी बिहार में उनको उस भूमिका में लाने की कोई जरूरत है, क्योंकि बिहार इस तरह की राजनीति में अगर पड़ गया तो हमारा डेवलपमेंट रुक जाएगा। अच्छा देव, आप शर्जील इमाम का नाम सुनिए? बिल्कुल। शर्जील अभी बहादुरगंज से चुनाव लड़, तो क्या उन्हें ओवैसी जो मुस्लिम राजनीति करते हैं तो उन्हें चाहिए था कि टिकट दे दे, या महागठबंधन को चाहिए था कि अपने नहीं, शर्जील इमाम को तो महागठबंधन को टिकट दे देना चाहिए। शर्जील इमाम जहानाबाद के रहने वाले, मेरे गृह जिला के बगल के ही हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि शर्जील जिस चीज की सजा काट रही है, उमर खालिद या जैसे कितने भी लोग, आज तक उनकी ट्रायल शुरू नहीं हुई, आज तक उनके केस में कोई हियरिंग नहीं हुई, सिर्फ उनका बार बार देख के जमानत खारिज कर दिया जाता। ये कहीं ना कहीं संविधान की अवहेलना। उन्होंने तो अपनी संवैधानिक रूप से अपनी मांग रखी थी, जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया वो तो मंत्री बनकर बैठे हुए हैं। तो शर्जील इमाम के साथ तो नाइंसाफी हो रही है। एक स्कॉलर पर्सन बेगुनाह 5 साल 6 साल से जेल में। और शर्जील को कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल कंपेयर करने की बात है ना। हाँ, कहीं ना कहीं तो उनको एक चीज है, आज जो मुल्क के हालात हैं कि उनका 100 खून माफ और हमने आह भी भर दी तो सजा के हकदार। कुछ यही तो हुआ। आज जो भी बेकसूर हमारे भाई बहन एनआरसी के वक्त से जेल में बंद हैं, हमारी बहन भी बंद है और भाई भी बंद है, उनके साथ जो हो रहा है वो कह सकते हैं कि हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है कि एक व्यक्ति सिर्फ उसने अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया था ना, उसने अपने विचार प्रकट किए थे, उसने किसी भी तरह का ऐसा बात नहीं किया था। आप देख लीजिए हाल ही में लद्दाख में क्या हुआ, सोना वांचन के साथ क्या हुआ। तो ये देश बोलने वाले को पसंद नहीं करता है। जो आज के हालात में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बेहतर बना, हम अदर कंट्री से बेहतर पोजीशन यहाँ रखते हैं, लेकिन आज की जो मुल्क की पॉलिटिक्स है ना, इसमें आप अगर अच्छा बोलते हैं, संविधान की बात करते हैं, हक और हुकूक के लिए लड़ने के लिए आते हैं, आप अगर गलत को गलत कहने की ताकत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप हाशिए पर आते हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि आपकी लाइफ को खत्म कर दिया जाए। और खासकर अगर आप एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी से हैं तो आप तो बिल्कुल हम ही निशाने पर हैं, हम ही बंदूक के दहाने पर वाली हाल है। क्या लगता है कि शर्जील को भी दर्ज करके होनी चाहिए? होनी चाहिए। पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छी उसके अंदर कह सकते हैं कि बोलने की शक्ति है, जानकारी है, लड़ने की क्षमता है। 5 साल से जेल में 6 साल होने को आया, उसने उसका हौसला कम नहीं हुआ। अभी अन्ना उसके परिवार का हौसला टूटा, उनकी बहन अभी जज बनी है। तो हाँ, फैमिली से एजुकेटेड फैमिली, राजनीतिक फैमिली, पढ़ा लिखा फैमिली, बिल्कुल। और वो अपने क्षेत्र में रसूख रखने वाली फैमिली, नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। लेकिन शर्जील को सजा किस बात की मिली? हक के लिए आवाज उठाने की सजा मिली। अपने जो उसने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था उसका यूज किया, जिसकी सजा मिली, उसके बयानों को तोड़ा मरोड़ा गया और बिना ट्रायल के 6 साल से रखे हुए हैं। तो अगर शर्जील तैयार है तो हाँ, उनको जनता को भी चाहिए सपोर्ट करे, क्योंकि हमने देखा एक से एक बाहुबली जेल से लड़के जीते हैं। तो शर्जील तो बाहुबली नहीं कहिए, पढ़ा लिखे हैं, स्कॉलर है, उनको भी जीतना चाहिए। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के चुनावी समीकरण को देखते हुए? मैं तो बिहार की तमाम सम्मानित जनता से यही अपील करूंगी, जनता ये सबसे पहले समझे कि ये चुनाव बिहार का है, राष्ट्रीय चुनाव हो चुका है, ये हमारे बिहार का चुनाव है। हम चुनाव में जिस भी मतदार जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको चुने, उनका सबसे पहले तो मैनिफेस्टो देखें, वो किस पार्टी से हैं, वो हमारे लिए क्या बात रख रहे हैं, उनकी विजन को पहचाने। वो किस परिवार से हैं, कितनी संपत्ति के मालिक हैं, कितने बाहुबली नहीं देखना, हमें देखना है कि उनके मैनिफेस्टो में विजन क्या है। हमें
अपने स्थानीय मुद्दे पर वोट करना है, हमें अपने युवाओं के लिए, अपने बेटे और भाई और पति के रोजगार के लिए वोट करना है, हमें अपने घर की महिलाओं के सुरक्षा के लिए वोट करना है, महंगाई कम हो इसके लिए वोट करना है। तो महंगाई, शिक्षा, रोजगार, पलायन रोकने के लिए, ताकि हमारे बिहार में रोजगार के अवसर पैदा हो, इंडस्ट्री लगे और स्थानीय मुद्दे पर जो बात करें, हमें ऐसे जनप्रतिनिधियों को रोकना है। और मुझे लगता है इसके लिए महागठबंधन के जो घटक दल हैं, उनका विजन का जो मैनिफेस्टो है वो क्लियर है। तो आप परिवर्तन को सपोर्ट कीजिए, बिहार में एक बार महागठबंधन की सरकार बनने दीजिए, क्योंकि 20 साल से ये डबल इंजन की सरकार हम लोगों ने देखी। एक बार परिवर्तन को अपनाइए और बिहार के सुंदर भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए महागठबंधन को वोट कीजिए। बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो ये देखा आपने, हमारे साथ मौजूद थी पूर्व सीपीआई नेत्री शगुफ्ता ताजवर, जिन्होंने बताया कि बिहार में क्या समीकरण बन रहे हैं और इस बार क्या माहौल है, किस मुद्दे पर वोट होना चाहिए और चुनावी समीकरण किस तरह से बनने चाहिए। इसी तरह की ताजा तरीन अपडेट के लिए जुड़े रहें वाणिज्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.